हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। बच्चों, स्वागत है आप सबका ईसरल नीट चैनल पे। बच्चों, जैसे कि हमारी संपूर्ण सीरीज चल रही है, तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 2। लास्ट क्लास में बच्चों हमने सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 1 डिस्कस करा था, जिसमें बच्चों हमने माइटोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़े थे, प्लस द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कि सेल साइकिल होता क्या है, वो कितने फेसेस में डिवाइडेड है। फिर हमने बच्चों माइटोसिस को काफी डिटेल में पढ़ा अबाउट द फेसेस ऑफ एम फेज, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, और साथ ही साथ हमने उसके फिर सिग्निफिकेंस पढ़े। आज की क्लास में बच्चों हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मियोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो मी, माई सेल्फ डॉक्टर कृषिका तनेजा। बच्चों, हमारी जो संपूर्ण सीरीज है वो बाकी सीरीज से डिफरेंट इसीलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पे हम सबकी यार बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, बहुत ज्यादा हमारा यही मेन उद्देश्य रहता है, यही एम रहता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारी सीरीज का फायदा उठा सके और 340 प्लस मार्क्स वो ला सके। तो बच्चों, यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपको पढ़ाई जाएगी, प्लस एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके भी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी। बच्चों, इस सीरीज के अंदर हम आपको जो भी पीडीएफ के अंदर लिख के समझाएंगे, वो पीडीएफ भी बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल कराई जाएगी, प्लस स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज भी, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे अवेलेबल कराए जाएंगे टॉपिक वाइज। तो बच्चों, दिस इज द सीरीज बाय डॉक्टर्स एंड फॉर डॉक्टर्स। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है इस सीरीज का स्केड्यूल, हम ऑलरेडी आपके साथ इतने चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। और बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 1 स्टार्ट करा था। आज की क्लास में बच्चों हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में जो सब टॉपिक्स हैं वो है सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये हमने बच्चों पार्ट 1 में कवर करा था। अब आज की क्लास में बच्चों हम मियोसिस एंड इट्स सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट 2। तो मियोसिस आज की क्लास में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, जिस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी पे ही जनरली पीवाईक्यूज बनते हैं, इसी पे ही जनरली नीट एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सो स्टूडेंट, संपूर्ण नीट सीरीज का फायदा क्या है बच्चों? जो भी हम एनसीईआरटी आपके साथ एनसीईआरटी आपको पढ़ाएंगे लाइन टू लाइन, वो पीडीएफ में जो भी हम मार्किंग करेंगे, जो भी हम डायग्राम्स बनाएंगे, जो भी हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, वो आपको एज इट इज पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल कराया जाएगा बच्चों। और साथ ही साथ बच्चों हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी आपको अवेलेबल कराएंगे, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आपको जो भी पीडीएफ है बच्चों, पीडीएफ रिलेटेड आपको जो भी क्वेरीज रहती हैं, तो पीडीएफ बच्चों चैप्टर खत्म होने के बाद हम आपको अवेलेबल कराते हैं, नॉट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। वो आपके लिए भी फायदेमंद है और हमारे लिए भी। जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो सब मार्किंग्स हो जाती है प्रॉपर्ली, तो फिर वो पीडीएफ आपको दी जाती है। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पार्ट 2। तो होप स्टूडेंट्स आपको कल का टॉपिक दैट इज माइटोसिस अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में बच्चों हम डिस्कस करेंगे मियोसिस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मियोसिस। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। तो मियोसिस के केस में गैमेट्स बनते हैं। मियोसिस जो है स्टूडेंट्स, वो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होगा ही होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं उनमें ये होगा ही होगा। इसमें जो डिप्लॉइड सेल होता है जो कि स्पेशलाइज्ड होता है, इस स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल को बच्चों हम क्या कहते हैं? मियोसाइट। मियोसाइट कहते हैं स्पेशलाइज्ड सेल को हम। और ये मियोसाइट जो है इसके पास में कैपेसिटी होती है टू परफॉर्म मियोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमेट। अब बच्चों,
अब ये ऊपर की लाइन्स हम पढ़ते हैं, हमें एक बार में समझ आ जाएगी। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। तो बच्चों डिप्लॉइडी मेंटेन करने के लिए गैमेट्स का फ्यूजन होना भी जरूरी है, क्योंकि यहां से एक मेल हैप्लॉइड गैमेट आया, एक फीमेल हैप्लॉइड गैमेट आया। तो डिप्लॉइडी मेंटेन करने के लिए फ्यूजन होना भी जरूरी है, तो ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन जाएगा इससे। सो पहले मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, फिर उनका फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी होती है टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। सो स्टूडेंट्स, each with complete haploid set of chromosome, gametes are formed from specialized diploid cell। इस specialized diploid cells को हम मियोसाइट कहते हैं। ये मियोसाइट जो हमने देखा है, जैसे कि मेल के केस में उसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं और फीमेल के केस में उसे oogoनियम कहते हैं। ये स्पेशलाइज सेल को, मेल के केस में स्पेशलाइज सेल इज स्पर्मेटोगोनिया एंड फीमेल के केस में इट इज oogonia। The specialized kind of cells division that reduces the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell। तो ये क्रोमोसोम नंबर को बिल्कुल आधा कर देती है बच्चों, बिल्कुल आधा कर देती है, जिस कारण से हैप्लॉइड गैमेट हमारे पास बचते हैं। ये हैप्लॉइड गैमेट का फिर फ्यूजन होता है टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, और इस डिवीजन को हम मियोसिस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मियोसिस इज अ काइंड ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, वेयर एज फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइडी। यही एनसीईआरटी की लाइंस में ऑलरेडी आपको डायग्रामेटिकली समझा चुकी हूं कि गैमेट बनाना भी जरूरी है बाय द प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस, और फिर ये हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन भी जरूरी है, क्योंकि फ्यूजन जो है वो डिप्लॉइडी मेंटेन करता है। डिप्लॉइडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो रिस्टोर करता है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट। We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. This leads to the formation of haploid gametes. The key feature of meiosis are as follow। इससे पहले बच्चों मैं आपको मियोसिस की स्टेप समझाना चाहूंगी कि पूरे मियोसिस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मियोसिस में स्टूडेंट सबसे पहले हम G1 फेज पढ़ेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरफेस। फिर हम S फेज पढ़ेंगे, फिर हम G2 फेज पढ़ेंगे। ये सब इंटरफेस में आते हैं। फिर बच्चों उसके बाद हमारा एम फेज चालू होगा। उस एम फेज में भी पहले हम मियोसिस 1 पढ़ेंगे, फिर इंटरकाइनेसिस पढ़ेंगे जो कि एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज होता है, और फिर हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे। तो ये बच्चों हमारा सीक्वेंस रहने वाला है पढ़ने का। अब मियोसिस 1 में हम पहले प्रोफेज 1 पढ़ेंगे। प्रोफेज 1 बच्चों फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है। ये 5 सब स्टेजेस हैं ए लैक्टोटीन, बी जाइगोटीन, सी पैकेटीन, डी डिप्लोटीन एंड ई डाइकेनेसिस। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। इसका ऑर्डर आपको याद रखना जरूरी है। इसको आप याद कर सकते हैं बाय द ट्रिक ला जरा पानी दे दे। ला जरा पानी दे दो, ठीक है। ट्रिक टू रिमेंबर द फेसेस ऑफ प्रोफेज 1, ठीक है, सब फेसेस ऑफ प्रोफेज 1। फिर प्रोफेज 1 के बाद में बच्चों अगेन देयर इज
प्रोफेज के बाद में जैसे कि हमने माइटोसिस में पढ़ा था दैट इज मेटाफेज, तो उसके बाद मेटाफेज 1 होगा। देन थर्ड इज एनाफेज 1, फोर्थ इज टीलोफेज 1। तो ये ऑर्डर रहने वाला है मियोसिस 1 का। अब आते हैं इंटरकाइनेसिस फेज। इंटरकाइनेसिस फेज जो है बच्चों वो एक प्रकार की रेस्टिंग फेज होती है। इट इज अ काइंड ऑफ रेस्टिंग फेज। ये इंटरफेस की तरह नहीं होती है जहां पे सेल का ग्रोथ होता है, जैसे जीवन फेज में सेल का ग्रोथ होगा, ऐसा कुछ इंटरकाइनेसिस में नहीं होता है। एस फेज में क्या होता है, मैंने आपको याद करवाया था कि एक तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और एक सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज में भी ग्रोथ होती है। तो ऐसा कुछ भी हमको इंटरकाइनेसिस में देखने को नहीं मिलेगा जो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है। वो एक प्रकार का बस रेस्टिंग फेज है कि यार मियोसिस 1 करके थक गया, अब चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर वो मियोसिस 2 स्टार्ट कर देगा। अब मियोसिस 2 का क्या ऑर्डर है, प्रोफेज 2, ये सब फेसेस में नहीं डिवाइडेड है। फिर मेटाफेज 2, फिर एनाफेज 2, और फिर टीलोफेज 2। ठीक है, तो ये मियोसिस 2 है। तो पहले हम इंटरफेज में G1 फेज, S फेज, G2 फेज पढ़ेंगे, फिर मियोसिस 1 पढ़ेंगे, फिर इंटरकाइनेसिस आएगा बीच में जिसे रेस्टिंग फेज, फिर मियोसिस 2 पढ़ेंगे। मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 है। प्रोफेज में भी फर्दर फिर 5 सब स्टेजेस हैं, जिसे हमने ला जरा पानी दे दो से याद करा है। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और भी आपके पास इसको याद करने का और भी ट्रिक्स है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करें, जिससे जिन बच्चों को ये ट्रिक नहीं अच्छी लगे वो उस ट्रिक को यूज करके याद कर सके। ठीक है, मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। अब ये सिस्टम पूरा चलता कैसे है एक बार शॉर्ट में अपन ओवरव्यू कर लेंगे ना, तो पूरा सिस्टम ऐसा मक्खन की तरह याद हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों तो सबसे पहले बच्चों हम 2 क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में दिखेगा, फिर उसके बाद में एस फेज आएगा, मतलब सिंथेसिस फेज। एस फेज में जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा। अब इसे कैसे आप याद समझेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 2 है, 1 और 2, 1 और 2। इसलिए मैं स्टार्टिंग ऑफ द लाइन ही थी कि एस फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता है, डीएनए कंटेंट 2x होता है। लेकिन सी वैल्यू जो है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे अगर समझ लीजिए 20 पिकोग्राम है, तो यहां पर हो जाएगी सी वैल्यू 40 पिकोग्राम, क्योंकि आप देख सकते हैं डीएनए का डुप्लीकेशन होता है यहाँ पे। तो कुछ इस प्रकार से एस फेज के अंदर होता है। यहां पे क्रोमोसोम डिप्लॉयड था, यहां पे भी क्रोमोसोम डिप्लॉयड रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मियोसिस की, तो मियोसिस 1 के बाद जो 2 सेल बनेंगे, तो इस सेल को ही थोड़ा छोटा कर देते हैं, अब ज्यादा जगह नहीं बची क्योंकि मेरे पास में। तो ये वाला सेल जो है एस फेज के बाद वाला,
अगर मैं इसका मियोसिस 1 करूंगी तो मेरे पास 2 डॉटर सेल्स आएंगे विद क्योंकि क्रोमोसोम का सेट अलग अलग हुआ है, वो क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेपरेट नहीं हुए, तो यहां पे डिप्लॉइड कंडीशन थी, यहां पे क्रोमोसोम नंबर हाफ होने के कारण हैप्लॉइड कंडीशन है। ठीक है, अब मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 के बाद में हमें 4 सेल्स मिलेंगे, इस बार सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे। तो ये मियोसिस 2 की कंडीशन है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं हुए, यहाँ पे होमोलॉगस पेयर्स जोड़े आपस में अलग अलग हुए। तो जैसे यहाँ पे 2 क्रोमोसोम था तो 1-1 चले गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए तो यहाँ पे 4 सेल्स बनते हैं एज अ रिजल्ट हैविंग 1-1 क्रोमैटिड विच इज नाउ कॉल्ड क्रोमोसोम इन ईच सेल। तो यहाँ पे हैप्लॉइडी जो है यहीं पे ही हो गई थी और यहाँ पे हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहा, तो मैं कह सकती हूँ मियोसिस 2 मेटाफेज की तरह है। ठीक है, तो बच्चों ये शॉर्ट ओवरव्यू था जो कि आपको हेल्प करेगा आगे कॉन्टेक्स्ट को समझने में। तो बच्चों लाइन पढ़ते हैं अब, की फीचर्स क्या क्या है मियोसिस के। मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 बट ओनली 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि इंटरफेस एक ही बार होगा, इंटरफेस जो है वो एक ही बार होगा, लेकिन न्यूक्लियर डिवीजन और सेल डिवीजन 2 बार होंगे, एक मियोसिस 1 में एक मियोसिस 2 में। हर बार ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेप्स के बाद में साइटोकाइनेसिस भी होगा। ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेप है ना, और ये साइटोकाइनेसिस है। तो ये ए पार्ट है और ये बी पार्ट है। हमेशा मियोसिस 2 में भी ऐसी होगा, ए पार्ट में कैरियोकाइनेसिस और बी पार्ट में साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस 2 बार होगा, लेकिन इंटरफेस एक ही बार होगा। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। तो बच्चों जब S phase के बाद में Meiosis 1 कब इनिशिएट होगा, जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के जरिए समझाया था कि S phase के बाद में अगर आप देखें तो पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो चुका है, तभी C की वैल्यू डबल हो गई थी, 20 की 40 हो गई थी, क्योंकि जो हमारा डीएनए है उसका डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, तो 2x वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे 20 थी तो यहाँ 40 हो गई है। तो ये लाइन बताइए सेकेंड फेज में, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो बच्चों अगर हम बात करें मियोसिस 1 की, तो मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होती है। यहां पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो है एक्सचेंज होगा, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ये बच्चों कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये अपना क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम 1 है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम 2 है। अब इन दोनों के बीच में साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स या रिकॉम्बिनेशन होगा। इसके कारण बच्चों क्या होगा, जो हमारे पास में नए क्रोमोसोम्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूं।
इसे रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों। देखो रेड वाला में पर्पल का पार्ट आ गया, पर्पल वाले में रेड का पार्ट आ गया, मतलब एक्सचेंज हुआ है, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसी कारण से बच्चों मियोसिस के कारण से वेरिएशन देखने को मिलते हैं। क्या आप आपके मदर फादर के एग्जैक्ट कॉपीज हैं? नहीं। ड्यू टू दिस, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, ड्यू टू मियोसिस, so this is the reason why we are not identical with our parents। तो रिकॉम्बिनेशन इसे कहते हैं, जो कि मियोसिस 1 के टाइम पे होता है। तो मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। आपने देखा बच्चों, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में रिकॉम्बिनेशन हुआ। ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड हैं, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में जो है पेयरिंग हो रही है और एक्सचेंज हो रहा है, जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, विच कॉजेस वेरिएशन। अब फोर्थ पॉइंट, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। ये भी हमने आपको समझा दिया। देखो मैंने आपको बोला था मियोसिस 1 के बाद डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में कन्वर्ट होता है और 2 नंबर में सेल बनते हैं, और मियोसिस 2 के बाद ये 2 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड द प्लॉइडी विल रिमेन सेम। सो मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, व्हाइल मियोसिस 1 में एक्चुअल रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि डिप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो मियोसिस 2 के बाद में 4 हैप्लॉइड सेल हमें मिलते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल। यही मैंने अभी भी आपको डायग्राम से बताया। फिर मैंने आपको ये भी बता दिया है कि मियोसिस 1 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है ऑफ कैरियोकाइनेसिस, दैट इज प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। मियोसिस 2 प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो होप आपको ये इतना पैराग्राफ समझाने के लिए मैंने एक पेज का आपको डिस्क्रिप्शन हैंड ड्रॉन भी बना के दिया है, टू मेक यू क्लियर अबाउट ऑल द कंसेप्ट। यहां से बच्चों क्लैरिटी हो जाएगी ना, तो आगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 समझने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो समझते हैं, टेंशन नहीं लेना। इसमें बच्चों ज्यादा सीरियस होने की आपको जरूरत है इस चैप्टर में, क्योंकि जरा सा भी आपने चूक करी तो पूरा कैलकुलेशन आपका बिगड़ जाएगा कि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल कब बनते हैं, कौन से सब फेजेस में क्या होता है। तो इस मियोसिस पार्ट में मेटाफेज फिर भी सिंपल था एज कंपेयर टू मियोसिस। मियोसिस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है मेरी बातों पर। सो स्टूडेंट्स, मियोसिस 1 में हमने देखा जैसे कि प्रोफेज जो होता है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है जो कि टिपिकली लॉन्गर होता है एंड ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है जब उसे माइटोसिस के प्रोफेज से हम कंपेयर करेंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रोफेज 1 फर्दर 5 सब फेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज लैप्टोटीन, जाइगोटीन, देन लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। इसीलिए ये लॉन्गर है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। It has been further subdivided into 5 phases based on the chromosomal behavior, that is lactotein, zygotein, pachytene, diplotein and dikinesis। ला जरा पानी दे दो, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे लैप्टोटीन स्टेज के टाइम पे क्या होता है। पहले बच्चों हम डायग्रामेटिकली इसको समझ लेते हैं, जैसा हमारा हमेशा फ्लो रहता है कि पहले हम एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पढ़ने से पहले डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर हम एनसीईआरटी के थ्योरी पे आते हैं। तो चलो बच्चों पहले हम डायग्राम समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस ये प्रोफेज 1 के सब फेसेस हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लैप्टोटीन पढ़ेंगे। लैप्टोटीन में बच्चों ऐसी बीडेड अपीयरेंस दिखता है हमें क्रोमैटिन का, इसे हम मोती की माला की तरह अपीयरेंस बोलते हैं, नेकलेस लाइक अपीयरेंस बोलते हैं, पर्ल नेकलेस लाइक अपीयरेंस बोलते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, लैप्टोटीन फेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, जैसा हमने माइटोसिस के टाइम पे भी देखा था
कि धीरे धीरे कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, तो वो जो है क्रोमोसोम लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों लैप्टोटीन स्टेज में हमें बुके स्टेज देखने को भी मिलती है। सो ऑल द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंट्रियोल, सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स हैं दे डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंट्रियोल, एक साथ सेंट्रियोल के टूवर्ड्स डायरेक्ट करते हैं। और इन ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम जो है वो बुके की तरह अपीयरेंस देता है, जिसे हम बुके स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसलिए लैप्टोटीन को बुके स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन आपको मेनली यहाँ पे क्या याद रखना है कि मेनली क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा यहाँ पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे स्टार्टिंग के फेज में तो सबसे पतली आपको स्ट्रैंड दिखने वाली क्रोमोसोम की इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन, और नेकलेस, बीडेड नेकलेस की तरह आपको अपीयरेंस दिखने वाला है। और धीरे धीरे कंडेंसेशन चालू होगा और वो क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा। और साथ ही साथ बच्चों जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे समझ लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट होगी, स्टार्ट टू डिसअपियर, ठीक है ना। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपियर, ऑर्गेनल्स ऑल्सो डिसअपियर, जैसा हमने माइटोसिस में भी देखा था। सो इन लैप्टोटीन द क्रोमोसोम अपीयर लाइक अ थिन स्ट्रैंड। तो बच्चों लैप्टोटीन में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो पतले धागे की तरह दिखता है। देन इन ईच क्रोमोसोम सेवरल क्रोमोमियर्स आर ऑब्जर्व्ड, जिसके कारण बीडेड अपीयरेंस दिखता है। आप देख पा रहे हो किस प्रकार का बीडेड अपीयरेंस दिखता है, मोती की माला की तरह दिखता है। क्रोमैटिन थ्रेड जो है धीरे धीरे कंडेंस होते हैं, ये देखिए आप कंडेंसेशन हो रहा है, धीरे धीरे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो थ्रेड से क्रोमोसोम बनना, क्रोमोसोम जो है दे आर लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। हमको लॉन्गेस्ट और थिनेस्ट लैप्टोटीन फेस में ही देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स डिसअपियरिंग, ऑल द सेल ऑर्गेनल्स स्टार्ट्स डिसअपियरिंग। सो अब बच्चों एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं अबाउट लैप्टोटीन। लैप्टोटीन, ड्यूरिंग लैप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। लैप्टोटीन स्टेज के टाइम पे क्रोमोसोम जो है, लैप्टोटीन स्टेज के टाइम पे बच्चों क्या होता है, द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों विजिबल हो जाता है, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है। क्रोमोसोम जो है वो मोटा होते जा रहा है, कंडेंस होता जा रहा है, थिक होता जा रहा है, इसलिए माइक्रोस्कोप में दिखना चालू हो जाता है। So the chromosome become gradually visible under the light microscope. The compaction of chromosome continues throughout the lactotine. So students, लैप्टोटीन में हमने क्या सीखा कि हमें एक तो बीडेड अपीयरेंस दिखता है, सबसे ज्यादा थिन हमें क्रोमैटिन यहीं पे दिखता है। फिर लैप्टोटीन में ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है और ऑर्गेनल स्टार्ट डिसअपियरिंग। Organelle disappear, then main point, that is condensation. To form chromosome, proper chromosome बनने के लिए कंडेंसेशन होना जरूरी है। और साथ ही साथ बच्चों हमें यहाँ पे बुके स्टेज भी देखने को मिलती है। तो बच्चों हमेशा की तरह हम हर एक सब स्टेज की या स्टेज की एक समरी लिखते हैं, तो ये लैप्टोटीन की समरी है आपके सामने। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जाइगोटीन पे। दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज, दैट इज जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज, अब जाइगोटीन के टाइम पे क्या होता है, देखो अभी तो पढ़ाई का टाइम है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है, नीट एग्जाम फोड़ के दिखानी है और फिर कॉलेज में जाना है। अब कॉलेज में इतना ज्यादा मतलब टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि नीट एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो तो क्लियर करके तुम गवर्नमेंट कॉलेज में आ चुके हो। अब धीरे धीरे 6 मंथ्स बाद क्या होगा, पेयर बनना चालू होंगे। तो ऐसे ही इसमें भी क्रोमोसोम्स के पेयर बनना चालू होते हैं, ठीक है। तो जाइगोटीन में देखो बच्चों कुछ इस प्रकार, ये पिंक जो है वो गर्ल है, ब्लू बॉय है, इस प्रकार से पेयर बनना स्टार्ट होते हैं।
एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग पेयरिंग। तो बच्चों जाइगोटीन स्टेज में जो है वो साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनता है एंड देयर इज पेयरिंग। सो ऑल्सो कॉल्ड एज पेयर्ड थ्रेडेड स्टेज, पेयर्ड थ्रेडेड स्टेज भी से कहते हैं। जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहां पे होमोलॉगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं दिस इज वन क्रोमोसोम पिंक वन एंड दिस इज ब्लू वन इज अदर क्रोमोसोम। एक बार मैं नॉर्मल डायग्राम आपको बना के बताती हूँ एक और, कि देखो ये एक क्रोमोसोम है, वन होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम एंड दिस इज अदर होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो बच्चों बीच में साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनके कुछ इस प्रकार से पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम और एक ये होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो इन दोनों के बीच में पेयरिंग होगी। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम बाइवेलेंट और टेट्राड बोलेंगे, बाइवेलेंट और टेट्राड बोलेंगे, ठीक है ना, बाइवेलेंट और टेट्राड बोलेंगे, ठीक है। सो अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। क्वेश्चन इज फॉर जाइगोटीन फेस ऑन बाइवेलेंट, कि अगर एस फेस के अंदर, अगर एस फेस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर अगर 24 है तो फिर जाइगोटीन में, जाइगोटीन फेस में कितने बाइवेलेंट बनेंगे? बाइवेलेंट का आपसे नंबर पूछा है। अब आपको पता होना चाहिए कि टोटल बाइवेलेंट हम इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं, ठीक है। तो 24 अगर 2n कंडीशन है, सॉरी 24 अगर 2n कंडीशन है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 24 है, ठीक है। तो जाइगोटीन फेज में बाइवेलेंट कितने बनेंगे? सोचो। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि हमको पता है कि ऐसा पेयर को नॉन होमोलॉगस पेयर्स के बीच में जब साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनता है तो ऐसी कंडीशन को हम बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं। तो बच्चों हम अगर देखें तो यहाँ पे दो क्रोमोसोम को मिला के हम बाइवेलेंट या टेट्राड कह रहे हैं, तो इसका नंबर आधा हो जाएगा। तो अगर बाइवेलेंट आपसे पूछा है या आपसे टेट्राड पूछा है, दोनों ही केस में आंसर क्या होगा? आइदर बाइवेलेंट और टेट्राड। दोनों ही केस में आंसर 12 होगा, ठीक है। तो आंसर इज 12 इन केस ऑफ बाइवेलेंट एज वेल एज इन केस ऑफ टेट्राड। तो दोनों ही केस में आंसर जो है बच्चों 12 रहेगा। लेकिन अगर आपसे क्रोमैटिड का नंबर पूछ लिया है तो क्या आंसर होगा? क्रोमैटिड का नंबर पूछ लिया है तो क्या आंसर होगा? बताओ बताओ बताओ। सो स्टूडेंट्स, एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड होते हैं, तो यहां पे आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डबल कर दोगे टू फाइंड आउट द क्रोमैटिड। तो क्रोमैटिड का नंबर कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ क्रोमैटिड आपसे पूछ लिया है तो 48 आंसर आएगा। बाइवेलेंट टेट्राड पूछा है तो आधा कर देना है, 12 आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसमें का ही, अगर आपको और अच्छे से समझना हो तो। क्वेश्चन है कि अगर बाइवेलेंट 32 है, ठीक है, बाइवेलेंट का नंबर 32 है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे? मतलब एक बार ड्राइंग कर लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो हमें। बाइवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी कंडीशन को हम बाइवेलेंट बोलते हैं, और क्रोमोसोम हम ऐसी कंडीशन को कहते हैं, ठीक है ना। तो मतलब बाइवेलेंट जो है दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के जोड़े को कहा जा रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकालने के लिए आपको बाइवेलेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 64, तो 64 आंसर आएगा। और वहीं अगर आपसे क्रोमैटिड पूछ लिया है तो अगर हमसे क्रोमैटिड पूछ लिया है तो हम 64 इंटू 2 कर देंगे या फिर 32 इंटू 4 कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? 128। ठीक है, तो 64 और 128 आंसर आएगा। अगर आपसे एक कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है, मतलब n की वैल्यू पूछिए, और एक जगह पर आपसे क्रोमैटिड का नंबर पूछा है, ठीक है, तो ये आंसर क्रोमोसोम के नंबर के लिए था और ये वाला आंसर क्रोमैटिड के नंबर के लिए था। तो होप आपको दोनों क्वेश्चन से बाइवेलेंट पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट या टेट्राड कहते हैं, जो कि ये था अ स्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। और ये जो इन दोनों के बीच में मैंने लाइंस बनाई है इसे हम क्या कहते हैं? साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि सबसे पहले लैक्टोटीन स्टेज में तो कंडेंसेशन हुआ, बुके स्टेज बनी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, ऑर्गेनल डिसअपियर हुए, ऑर्गेनल डिसअपियरेंस स्टार्ट हुआ। लेकिन हमने जाइगोटीन में क्या देखा बच्चों? हमने जाइगोटीन में देखा कि बाइवेलेंट और टेट्राड बने, मतलब जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग अलग घूम रहे थे अब वो पेयर्स बन चुके हैं क्योंकि वो जुड़ गए हैं विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। और यहां पे हमें बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशन देखने को मिलती है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, जाइगोटीन में जोड़े बनेंगे, लेप्टोटीन में थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर है तो फर्स्ट स्टेज है तो ऑब्वियसली कंडेंसेशन होगा, ठीक है ना। अब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते हैं फॉर जाइगोटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम पेयर करना स्टार्ट करता है। इस प्रोसेस को हम साइनेप्सिस कहते हैं। इन पेयर्ड क्रोमोसोम को such paired chromosomes are called homologous chromosomes. Electron micrographs of these stage indicates that chromosome synapsis is accompanied by formation of complex structure called synaptonymal complex. The complex formed by a pair of synapsed homologous chromosome is called bivalent or tetrad. However, these are more clearly visible at the next stage. यही बाइवेलेंट टेट्राड नेक्स्ट स्टेज में और ज्यादा, मतलब पैकिटीन में ज्यादा अच्छे से विजिबल है, ठीक है। अब जाइगोटीन में हमने क्या क्या सीखा? जाइगोटीन मतलब जोड़े बनेंगे, ठीक है, तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, साइनेप्सिस फॉर्मेशन बोलते हैं जिसे हम, साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्रोमोसोम को हम बाइवेलेंट या टेट्राड कहेंगे। अब तो ये की फीचर है अबाउट जाइगोटीन। लास्ट में जब एग्जाम होगी ना तो ये साइड का ही पढ़ के चले जाओगे क्योंकि पूरा तो डिटेल में एक बार क्लियर हो चुका है आपको, तो साइड की भी आप की पॉइंट्स पढ़ के चले जाओगे तो यू विल गेन बेटर मार्क्स इन योर एग्जाम। चलो अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज पैकिटीन। प्रोफेज की जो अभी हमने दो सब स्टेजेस पढ़ी, दैट इज हमने पढ़ा अभी लैक्टोटीन और जाइगोटीन के बारे में, वो फिर भी शॉर्ट लिव्ड होती है, लेकिन पैकिटीन कंपैरेटिवली लंबी होती है। सो द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड एज कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज दैट इज पैकिटीन। पैकिटीन के वक्त क्या होता है वापस से हम पहले डायग्राम से समझेंगे, फिर हम एनसीईआरटी की थ्योरी पर आएंगे। तो बच्चों ये पैकिटीन है। पैकिटीन के अंदर क्या होता है, ये जो टेट्राड है वो और अच्छे से विजिबल होता है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। सो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में हमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। टेट्राड फॉर्मेशन यहाँ पे और अच्छे से दिखेगा हमें, डेवलप एंड दीज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग ओवर होगी, जिसके कारण हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। अब समझाती हूं मैं तुम्हें क्या बोला इन लोगों ने। देखो टेट्राड ऊपर ही बन चुका था, अब
ये जो टेट्राड बना है, एक बार अपने नॉर्मल डायग्राम से समझते। अब यहां पे क्या है बच्चों, एक तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बने, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने। टेट्राड ऑलरेडी ऊपर बन चुका था, यहाँ पे भी टेट्राड कंडीशन है, मतलब 4 क्रोमैटिड और 2 सेंट्रोमियर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, मेन इसका पॉइंट है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। क्रॉसिंग ओवर से क्या होगा कि रेड पार्ट पर्पल में चला जाएगा, पर्पल पार्ट रेड में चला जाएगा, जिससे हमें फ्यूचर में वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं तो क्या होने वाला है, मैं आपको शॉर्ट में समझाती हूं। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने कि किस प्रकार रेड पार्ट में पर्पल पार्ट आ गया है और पर्पल में रेड पार्ट आ गया है। तो इस प्रकार से फ्यूचर में होने वाला है, जिसे हम रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये मेनली स्टार्ट कहाँ पे होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये पैकेटीन से स्टार्ट होता है। तो पैकेटीन में एक्सचेंज होगा जेनेटिक मटेरियल का, जिसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और जिसके कारण रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब कुछ डिफरेंसेस आएंगे, वेरिएशन आएंगे, इसीलिए हम मदर फादर से अलग दिखते हैं। यही वो स्टेज है बच्चों जहां पे एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का, और इसीलिए हम हमारे मदर फादर की एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं, हमें वेरिएशंस होते हैं, हम अलग दिखते हैं उनसे, ठीक है। सो ये इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बन के रिकॉम्बिनेशन होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का, जो कि पैकेटीन में होता है। इसीलिए पैकेटीन एज कंपेयर टू लैक्टोटीन एंड जाइगोटीन बड़ी होती है। पैकेटीन के वक्त क्या होता है, द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। अब टेट्राड और अच्छे से अपीयर हो रहा है। इस स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हमें देखने को मिलेंगे, at which crossing over occurs between non-sister chromatid, very important, non-sister chromatid के बीच में of the homologous chromosome. Crossing over is exchange. Crossing over का क्या मतलब है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना between 2 homologous chromosome. क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक प्रकार का एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। कौन सा एंजाइम लगता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम लगता है। क्रॉसिंग ओवर के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल का ऑन द 2 क्रोमोसोम। Recombination between homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन, leaving a chromosome linked at the site of crossing over. तो बच्चों, हम पैकेटीन बहुत बड़ी स्टेज है, इसमें हमने बहुत कुछ सीखा। पैकेटीन में टेट्राड और अच्छे से विजिबल है। फिर यहां पे क्रॉसिंग ओवर होगी, माने एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रिकॉम्बिनेशन होगा, दैट इज फॉर्मेशन बाय द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, तो मतलब इस क्रोमोसोम का कुछ पार्ट ए क्रोमोसोम में आ जाएगा, ए क्रोमोसोम का कुछ पार्ट बी क्रोमोसोम में चला जाएगा। सो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ द 2 क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन homologous chromosome is completed by the end of पैकेटीन, leaving the chromosome linked at the site of crossing over. अब आते हैं बच्चों डिप्लोटीन स्टेज पे। ठीक है, वापस से डिप्लोटीन पहले हम डायग्राम के जरिए समझेंगे। तो बच्चों क्या देखा हमने कि पैकेटीन स्टेज में क्या हुआ, पैकेटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बने, रिकॉम्बिनेशन हुआ,
फाइनल एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल का। अब आते हैं बच्चों हम डिप्लोटीन पे। डिप्लोटीन को आपको कैसे याद रखना है? डिप्लोटीन को आपको डिसोल्यूशन से याद रखना है कि डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर। नाउ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड स्टार्ट सेपरेटिंग, homologous chromosomes start repulsing each other, so X-shaped structure appear called chiasmata। देखो क्या होता है, अब पहले क्या था, पेयरिंग हुई, जोड़े बने, जो क्रोमोसोम जो है उनके बीच में साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ। अब वो अलग होना स्टार्ट होंगे, लेकिन अभी भी जो टर्मिनल पॉइंट पे वो अटैच रह जाएंगे, जिसके कारण टिप पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम चियास्मेटा कहते हैं। तो अब मैं आपको नॉर्मल सिंपल डायग्राम के जरिए भी ये बात समझाती हूं। पहले क्या था, इनके बीच में साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स था। अब क्या होगा, ये सेपरेट होना स्टार्ट होगा। बस देखो ये टिप पे रह गया है, बाकी पूरा साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो चुका है। तो आपको डिप्लोटीन स्टेज कैसे याद रखनी है, दैट इज बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। कैसे याद रखनी है, दैट इज डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, ये इसका की फीचर है। और डिसोल्यूशन होते होते कोने पे आके रह जाएगा, जिसे हम चियास्मेटा कहते हैं। चियास्मेटा फॉर्मेशन कब होता है, ऐसा आपसे पूछा जाए तो भी आंसर डिप्लोटीन आएगा। ठीक है, तो इस पे चियास्मेटा और डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स पे क्वेश्चन पूछे जा सकता है, जो कि डिप्लोटीन स्टेज पे होता है। प्रोफेज की यार देखो, सभी सब स्टेजेस में कोई सी भी सब स्टेज ले लो, लैप्टोटीन ले लो, जाइगोटीन ले लो, पैकिटीन ले लो, डिप्लोटीन ले लो, डाइकेनेसिस ले लो, सब पे पीवाईक्यू आ भी चुके और आएंगे भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर सेल डिवीजन में उनको क्वेश्चन पूछना है तो ये सबसे उनका फेवरेट टॉपिक है, प्रोफेज 1। ठीक है, चलो अब एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ लेते हैं अबाउट डिप्लोटीन। डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा, ये इसका की फीचर है। एंड टेंडेंसी ऑफ recombined homologous chromosome of bivalent to separate from each other except at the site of crossover। crossover वाली साइट पे अटका अभी भी कनेक्टेड रह जाएगा और बाकी पूरा सेपरेट हो चुका है। मतलब जो कॉलेज में जो पेयर्स बने थे, है ना, अब उनका ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अभी भी जो उनके पास एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर अभी भी है, सो देयर इज अ लिटिल बिट कनेक्शन, वो भी अब डिलीट या ब्लॉक करना बचा है। ठीक है ना, तो डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स and the tendency of the recombined homologous chromosome of bivalent to separate each other except at the site of crossover। ये जो X shape structure बनता है, इसी को ही हम कहते हैं चियास्मेटा। oocyte के अंदर ऑफ कुछ in oocyte of some vertebrates the diplotin can last for month and year। तो बच्चों यहाँ पे किसकी बात करी जा रही है, यहाँ पे ह्यूमंस की बात करी जा रही है। हम ह्यूमंस में प्यूबर्टी तक जो सेल है वो अरेस्टेड पड़ा रहता है इन डिप्लोटीन स्टेज। ठीक है, सो ये ह्यूमन की ही बात करी जा रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो बच्चों हमने डिप्लोटीन में क्या क्या सीखा। डिप्लोटीन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स एक्स शेप का हमें चियास्मेटा फॉर्मेशन दिखेगा। ठीक है, ये इसके मेन बेसिक फीचर्स हैं डिप्लोटीन के।
तो ये हम साथ साथ में समरी भी लिखते जा रहे हैं सभी सब स्टेजेस की। अब फाइनल स्टेज डाइकाइनेसिस। अब वो पहले हम समझ लेते हैं डायग्राम के जरिए, फिर वापस आएंगे इस पे। डायग्राम इसका तो नहीं दिया है यहां पे, डिप्लोटीन के ही 2 डायग्राम दिए थे। देखो देख पा रहे हो आप, चियाज़मेटा फॉर्मेशन, ये एक्स शेप का चियाज़मेटा रह जाता है। इसमें एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल का, पर्पल में रेड आ चुका है और रेड वाले पार्ट में पर्पल आ चुका है, वैसे ऊपर भी है ना। It is marked by terminalization of chiasmata. The entire process is known as desynapsis. Centriole move towards opposite pole. By the end of dikinesis, nuclear membrane nucleolus disappear. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस जो ऊपर से डिसअपियर होना स्टार्ट हुए थे, अब यहाँ पे आके फाइनली डिसअपियर हो जाते हैं। और यहाँ पे बच्चों हमारे क्रोमोसोम्स भी हैं, वो अलग हो चुके हैं, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। तो ये पर्पल कलर का क्रोमोसोम है और ये हमारा रेड वाला क्रोमोसोम है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं। मतलब साइनेप्सिस जो बीच में बना था वो बिल्कुल अलग हो गया, इसलिए इसको डीसाइनेप्सिस कहते हैं। और पर्पल वाले में रेड वाला पार्ट है विच इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन पार्ट। वैसे ही बच्चों रेड वाले में पर्पल पार्ट है, बिकॉज एक्सचेंज हुआ था पैकिटीन के टाइम पे। तो इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर दिखेगा। इसे हम कैसे याद रखना है कि डीसाइनेप्सिस हो रहा है एक तो, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाइनली कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है, सो इट इज मार्क्ड बाय टर्मिनलाइजेशन। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइकाइनेसिस की। यहां पे नाम भी नहीं लिखा हुआ। और साथ में टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियाज़मेटा, मतलब एंड पे रह गया था वो भी अब हटा दिया है। द एंटायर प्रोसेस को हम डीसाइनेप्सिस कहते हैं। So the final stage of meiotic prophase is dikinesis. This is marked by terminalization of chiasmata. इस फेज के वक्त क्रोमोसोम जो है वो फुली कंडेंस हो चुके हैं। The meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for separation. By the end of dikinesis, the nucleolus disappear. The nuclear membrane also break. तो ये एक प्रकार का dikinesis represent transition to metaphase. अब metaphase start होने वाला है, तो it is a kind of transition टू मेटाफेज। ठीक है, तो हमने बच्चों डाइकाइनेसिस में क्या क्या सीखा। टर्मिनलाइजेशन होगा, देन डीसाइनेप्सिस, और क्या देखा बच्चों हमने डाइकाइनेसिस में, जो फाइनली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम मेटाफेज पे। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमारे क्रोमोसोम्स जो है वो आके अरेंज हो जाएंगे। तो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है बच्चों, अलाइन हो जाएंगे ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। द माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको, एक कैसा दिखेगा। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से टेट्राड स्ट्रक्चर अरेंज हो गया है एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो गए हैं बाइवेलेंट सारे की सारे। ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे हैं ये सेंट्रियोल है, और ये स्पिंडल फाइबर्स हैं। स्पिंडल फाइबर्स भी आप दो प्रकार की देख पा रहे हैं।
ये कंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है, ये वाली कंटिन्यूस है स्पिंडल फाइबर, और ये डिसकंटिन्यूस स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्लेट पे आके बाइवेलेंट के अरेंजमेंट को हम मेटाफेज कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं बच्चों अब एनाफेज 1 पे। होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट्स व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर। अब एनाफेज 1 में क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रोमोसोम आप देख पा रहे हैं कि वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में सेपरेट हो रहे हैं, सेग्रीगेशन या डिसजंक्शन हो रहा है क्रोमोसोम्स का, लेकिन सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हो रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि एक मैं इसका रफ डायग्राम बनाती हूं जैसे कि हम हमेशा बनाते हैं। ये मेटाफेज के लिए यहां पर क्या था कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे इक्वेटोरियल पोजीशन में बच्चों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टोटल क्रोमोसोम का नंबर 4 है। ठीक है, और हमारा जो सी वैल्यू है वो आप समझ लीजिए 40 है। ठीक है ना, 40 पिकोग्राम। अब जब एनाफेज होता है तो हमारे जो क्रोमोसोम है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम है, वो आपस में अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेपरेट नहीं हो रही है। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स जो है, होमोलॉगस पेयर जो थे, जोड़े जो थे होमोलॉगस क्रोमोसोम के, वो आपस में अलग हो रहे हैं। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि हमने मेटाफेज में देखा था कि सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है बीच में से, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं है। ये आपको बात 100% याद रखनी कि देयर इज नो डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो इस प्रकार से डिवीजन होगा। तो अगर हम टीलोफेज की बात करें, टीलोफेज में आते आते बच्चों क्या होगा कि इस वाले सेल के पास में कुछ इस प्रकार से क्रोमोसोम्स बचेंगे, और जबकि दूसरा जो दूसरा क्रोमोसोम हमने पिंक कलर का लिया है ना, और ये जो दूसरा सेल है इसके पास में ये वाले क्रोमोसोम रहेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें बच्चों, तो यहां पे आते आते अगर n की वैल्यू की बात करें ईच सेल की, तो यहां पे n की वैल्यू जो है 2 रह गई है, वैसे ही यहां पे भी n की वैल्यू 2 रह गई है, मतलब 4 से 2 हो रही है। मतलब यहां पे डिप्लॉइड की कंडीशन हैप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो रही है, बिकॉज डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कन्वर्टिंग इनटू द हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैसे ही c की वैल्यू यहां पे 40 है, तो यहां पे c की वैल्यू भी 20 हो जाएगी, इसमें 20 पिकोग्राम, इसमें 20 पिकोग्राम। तो आप देख सकते हैं बच्चों क्रोमोसोम का नंबर बिल्कुल आधा हो रहा है, मतलब मियोसिस 1 जो है वो रिडक्शनल डिवीजन है, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट होता है यहां पे। चलो, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं एनाफेज के बारे में क्या दे रखा है। एनाफेज 1 के बारे में कि होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए, लेकिन जो है सेंट्रोमियर से सेपरेशन नहीं हुआ है, जबकि सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड विद सेंट्रोमियर, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में अलग नहीं हुई है, क्योंकि सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं हुआ है। यहाँ पे जो पेयर थे, जोड़े जोड़े थे, वो अलग अलग हुए। रेड वाला जोड़ा था, पर्पल वाला जोड़ा था, वो अलग अलग हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम में भी बना के दिखाया कि रेड और पर्पल पहले इस प्रकार से बाइवेलेंट फॉर्म में इक्वेटोरियल पोजीशन पे अरेंज थे, अब ये पर्पल वाले इधर आ गए, रेड वाले इधर आ गए, लेकिन जो सेंटर में क्रोमोसोम के बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है उसका कोई डिवीजन नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों टीलोफेज 1 पे। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस अब का अपीयरेंस चालू हो जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस होगा, दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल। ऑल्दो in many cases the chromosome do undergo some depression
dispersion, they do not reach extremely extended state of interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called interkinesis and is generally short lived. There is no replication of DNA during interkinesis. Interkinesis is followed by prophase 2, a much simpler prophase than prophase 1. तो बच्चों हमने क्या देखा कि टेलोफेज 1 जो है वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना चालू हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, न्यूक्लियोलस आना चालू हो जाएगा, वापस से डीकंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, वो वापस से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों कुछ हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा क्रोमोसोम का, ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देती हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा हमें यहाँ पे क्रोमोसोम का, क्योंकि यहाँ पे डीकंडेंसेशन हो चुका है। और साइटोकाइनेसिस होगी विच फॉलोड बाय, तो यहाँ पे डायाइड सेल बन जाएंगे और ये दोनों सेल की प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी, ठीक है, इसे डायाइड ऑफ सेल बोलते हैं एंड हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो ये मियोसिस 1 ही रिडक्शनल डिवीजन है मेनली, जिसमें डिप्लॉइड सेल्स हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब आते हैं बच्चों मियोसिस 2 पे, विच इज सिमिलर टू, which is approximately similar to mitosis. Meiosis 2 के अंदर पहला है प्रोफेज 2। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के बाद में before the chromosome have fully elongated contract to meiosis 1 to resemble a normal mitosis, the nuclear membrane disappear। अब वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस चालू होगा, क्रोमोसोम वापस से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, मतलब वापस से वही सब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ऑर्गेनल डिसअपियर और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। वापस से थ्रेड लाइक क्रोमोसोम कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बच्चों, ये प्रोफेज 2 है, प्रोफेज 2 में बच्चों वापस से कंडेंसेशन होगा, क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, मेटाफेज 2 में वापस से वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ जाएंगे, फिर एनाफेज 2 में इस बार सेंट्रोमियर का सेपरेशन होगा और फाइनली हमारे पास 4 हैप्लॉइड सेल्स होंगे लास्ट में। सो वी आर फाइनली विथ 4 हैप्लॉइड सेल। तो बच्चों अब थ्योरी पढ़ते हैं अपन। मेटाफेज 2 इस स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोर पे आके अरेंज हो जाएंगे एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर से आके अटैच हो जाएंगे, मतलब मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाएंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्रोमोसोम आके अरेंज हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, with the help of सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। तो इस प्रकार से इक्वेटोरियल पोजीशन पे आके अरेंज हो जाएंगे, ये मेटाफेज 2 में होगा। अब एनाफेज 2 में क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी इस बार सेंट्रोमियर की, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स होंगे इस बार ऑफ ईच क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसमें अब एनाफेज 2 में क्या होगा, ये मेटाफेज 2 था, अब नेक्स्ट एनाफेज 2, यहां पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे, तो कुछ इस प्रकार से बच्चों सेपरेशन होगा। तो
इस बार सेंट्रोमियर सेपरेट हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अलग अलग हो गए। तो इस टाइप का सेपरेशन हमें एनाफेज 2 के टाइम पे देखने को मिलेगा। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं यहां पे सेंट्रोमियर का सेपरेशन हो रहा है। टीलोफेज 2 मियोसिस एंड विद टीलोफेज 2 इन विच telophase 2 meiosis and with telophase 2 in which the two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope. Cytokinesis follows resulting in the formation of tetrad of cell, that is 4 haploid cell, और finally वापस से nuclear membrane cell organelles start appearing, then decondensation again occur और telophase 2 में हमारे पास 4 haploid cell बचते हैं। ठीक है, तो अब सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का? मियोसिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही कारण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। मियोसिस ही कारण है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, गैमेट फॉर्मेशन का, वेरिएशन का और इवोल्यूशन का। तो चलिए देखते हैं। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज इज अचीव्ड अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इवन दो the process per se paradoxically results in reduction of chromosome number of by half. It also increases the genetic variability in the population of organism from one generation to next. Variation important process है evolution का। तो evolution में it is helpful, sexual reproduction में gamete formation के लिए it is helpful and it causes variability। अब बच्चों सेल साइकिल और सेल डिवीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। So students, first question है a stage during which separation of paired homologous chromosome becomes। जैसे कि बच्चों in the lecture मैंने आपको समझाया कि डिसोल्यूशन होता है साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स का, मतलब तब होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में अलग अलग होते हैं। तो डिसोल्यूशन से मैंने आपको याद कराया था डिप्लोटीन। डिप्लोटीन को याद रखना है बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, जिसके कारण 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में अलग अलग हो जाएंगे। सो आंसर विल बी सेकेंड, दैट इज डिप्लोटीन। अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस क्या है सेल साइकिल का? आपको पता है पहले इंटरफेस होता है, फिर एम फेस होता है। इंटरफेस में भी पहले G1S G2 फेस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों पहले इंटरफेस होगा, मतलब G1S G2 और फिर एम फेस होगा। बाकी में इसमें M पहले दे रखा है, इसमें G1 G2 पहले दे रखा है, जबकि S बीच में आता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ, बिकॉज ये इंटरफेस है। पहले प्रिपरेशन होगी फिर एग्जाम देंगे ना, बिना प्रिपरेशन के एग्जाम में थोड़ी ना बैठ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेल इन G0 फेज, जिसे हम क्विसेंट फेज भी बोलते हैं, क्या होता है? इट एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल और टर्मिनेट द सेल साइकिल। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, ट्रिकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी की लाइन है कि ये एक इनएक्टिव फेज होता है जिसमें सेल जो है वो एग्जिट कर जाता है सेल साइकिल को फॉर टेम्पररी पीरियड, और वो चाहे तो वापस भी सेल साइकिल में एंटर कर सकता है। तो उस हिसाब से बच्चों फर्स्ट आंसर सही है, दैट इज इट एग्जिस्ट सेल साइकिल। एंटर तो गलत है, सस्पेंड भी गलत है और टर्मिनेट भी गलत है। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट मैच करना है जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस प्रोफेज की स्टेजेस के साथ में ये क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो जाइगोटीन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जाइगोटीन के अंदर जो है जोड़े बनते हैं। ठीक है, तो जोड़े बनते हैं तो उसे हम साइनेप्सिस कहते हैं। सो हम जाइगोटीन को साइनेप्सिस से जोड़ देंगे। पैकेटीन के अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक है, जिस कारण से जेनेटिक मटेरियल का फाइनल एक्सचेंज पैकेटीन में हो जाता है। पर्पल वाला पिंक में, पिंक वाला पर्पल में, याद है ऐसे सिखाया था मैंने। तो पैकेटीन क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन में क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन होते 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 बस टिप पे रह जाता है, जिसे हम चियाज़मेटा बोलते हैं। तो डिप्लोटीन में चियाज़मेटा फॉर्मेशन होगा और डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन, मतलब अब बस टिप पे रह चुका है और बस अलग हो गया है। ठीक है, तो इस पे फाइनल अलग हो जाएंगे। सो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, मतलब थर्ड ऑप्शन सही है ना। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 गैप 1 फेस ऑफ इंटरफेस। न्यूक्लियर डिवीजन होता है? नहीं होता। डीएनए का सिंथेसिस होता है? रेप्लिकेशन होता है? नहीं होता, वो तो एस फेज में होता है। डीएनए सिंथेसिस एस फेज याद कराया था।
रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल कंपोनेंट का, नहीं होता। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, हाँ है तो सही, भले इंटरफेस को इनएक्टिव फेज बोलते, इंटरफेस को हम रेस्टिंग फेज बोलते, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो करता है, लेकिन रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता है। बिल्कुल सही बात, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल। वापस से जी नॉट फेज और क्रिसेंट फेज पे क्वेश्चन। कुछ डिवाइडिंग सेल साइकिल को छोड़ जाते हैं और वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज एंटर कर लेते हैं, इसे क्विसेंट स्टेज बोलते हैं। ये कब होता है? तो देखो पूरा इंटरफेस एम फेज कंप्लीट करने के बाद ही तो बाहर जाएगा, बीच में थोड़ी ना जाएगा, तो ऑब्वियसली एम फेज के बाद में, तो इट विल ऑकर एट द एंड ऑफ एम फेज। अब डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स कब होता है? डिसोल्यूशन डिप्लोटीन, याद कराया था, तो डिप्लोटीन इसका आंसर हो जाएगा। सो होप आपने मेरे साथ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर एंजॉय करा होगा बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।